नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर बागेश्वर से बड़ी खबर है। यहां पर शहर के पास की जंगल में आग लग गई और आग काफी विकराल हो गई है। अचानक लगी आग तेजी से आरएफसी गोदाम के पास स्थित नई बस्ती की तरफ बढ़ने लगी। इस दौरान आसपास खासी दहशत फैल गई। आग की खबर मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है और स्थानीय लोगों के साथ आग बुझाने में जुटी है। आग से आसपास घना धुआं भी हो गया, जबकि अंधेरे की वजह से दिक्कतें आई हैं। हालांकि वन विभाग का दावा है कि ज्यादातर आग पर काबू पा लिया गया है और जल्द ही हालात नियंत्रण में होंगे। भरसक प्रयास अभी जो है युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। नौ नवंबर को उत्तराखंड गठन के 25 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने पीएम मोदी की जनसभा के लिए करीब 1 लाख लोगों को लाने का टारगेट रखा है। इसके लिए सभी पार्टी पदाधिकारी, विधायक, मंत्रियों, सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य कार्यक्रम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में होगा, जहां पीएम 8000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को लॉन्च करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री सुबह 11:40 पर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी और मंत्री पीएम की अगवानी के लिए मौजूद रहेंगे। दिन में 1:30 बजे पीएम वापस लौट जाएंगे। पीएम के कार्यक्रम के लिए सरकार और संगठन पिछले काफी दिनों से सक्रिय हैं। बीजेपी सरकार राज्य गठन की सिल्वर जुबली को यादगार कार्यक्रम के तौर पर मनाना चाहती है, ताकि इसका एक बड़ा संदेश भी जाए। वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर रविवार को राजधानी में शाम 4 बजे तक मुख्य मार्गों में ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। पुलिस अलग से ट्रैफिक प्लान जारी कर रही है। ऐसा कोई अवसर नहीं होता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश और दुनिया के अंदर होते हैं। उत्तराखंड का स्मरण हर विशेष अवसर पर करते हैं। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। वो कल राज्य के रजत जयंती वर्ष पर, राज्य की स्थापना दिवस पर हमारे राज्य में आ रहे हैं। हम सभी उत्तराखंड वासी गदगद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उनके आने से निश्चित रूप से हमारा संकल्प और मजबूत होगा, हमको प्रेरणा मिलेगी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्थल पहुंचे और राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ उनके संघर्ष और बलिदान को याद किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार किया जा रहा है। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में आज हर क्षेत्र में विकास के काम हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना में हमारे शहीदों का, आंदोलनकारियों का, हमारी मातृशक्ति का, उत्तराखंड के जनगण का बहुत बड़ा योगदान था। उत्तराखंड राज्य स्थापना में जो संघर्ष हमारे आंदोलनकारियों ने किया, जो शहादत दी, उसको हम सब राज्य के 25 साल पूरे होने पर उन सभी आंदोलनकारियों को, उन हमारे शहीदों को हम नमन करते हैं और 25 साल की इस यात्रा में ये संकल्प लेते हैं कि हम उनकी भावनाओं के अनुरूप, उनके सपनों के अनुसार उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में हर संभव अपना योगदान देंगे। मैं इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अभी नमन करना चाहता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। उन्होंने जहां राज्य की स्थापना की, उसके साथ साथ राज्य के लिए विशेष पैकेज भी दिया, जिससे उत्तराखंड को आगे बढ़ने का अवसर मिला। औद्योगिक संस्थान यहां पर स्थापित हुए। उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती के मौके पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ाने का ऐलान किया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर
5 दिए राज्य आंदोलनकारियों के नाम जरूर जलाएं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि आज संकल्प लेते हैं कि सभी मिलकर उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने को लेकर काम करेंगे। पेंशन जो मिलती है उसी को हमने पहले ही बढ़ाया था, इस बार फिर से बढ़ाया है। इसी प्रकार से जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित हैं, उनके परिजन हैं, उसकी राशि को भी बढ़ाया है। साथ में जो घायल हुए ऐसे लोग जिनके जीवन में बहुत कठिनाई है, उनके लिए एक मेडिकल अटेंडेंट के साथ 20,000 रुपये से 30,000 रुपये उनकी प्रतिमाह जो सम्मान पेंशन मिलती है उसको बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। साथ में जो हमारे गेस्ट हाउस हैं, सरकारी गेस्ट हाउसों में जिस प्रकार से आप सब लोगों को, हमारे मीडिया के मित्रों को छूट मिलती है, उसी प्रकार की छूट का प्रावधान हमारे राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी किया है। और जो लोग छूट गए हैं राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण में 2021 तक जिनके आवेदन जमा हो चुके हैं, उस सीमा को 6 माह के लिए विस्तारित करके आगे चिन्हीकरण की कार्रवाई को संपन्न करवाया जाएगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डाट काली मंदिर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने काली माता के दर्शन और पूजन किए। सीएम धामी ने प्रदेश की खुशहाली की कामना मां काली से की। देहरादून में राज्य के बॉर्डर पर डाट काली मंदिर है और मंदिर की खासी मान्यता है। और आज स्थापना दिवस से एक दिन पहले सीएम धामी यहां पर पहुंचे और दर्शन करके सुख समृद्धि की कामना की। उत्तराखंड गठन के 25 साल पूरे हो रहे हैं और रजत जयंती के कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे ने कहा है कि 25 साल में काफी कुछ हुआ और काफी विकास होना अभी बाकी है। 25 साल की जर्नी आपने देखी है स्टेट की बहुत क्लोजली, आप इसको कैसे एसेस करते हैं? मैं 25 साल में कुछ उपलब्धियां रही हैं, आई मीन इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, काफी उपलब्धियां रही हैं, लेकिन जितना पोटेंशियल था उसमें इससे कहीं अधिक की संभावना है। और अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष भाव से इसको देखें तो जैसे जो रिसेंट स्टडीज हैं, जो आज का डेटा है, प्रगति दर हमारी काफ़ी अच्छी रही, लेकिन वो सीमित क्षेत्रों में रही। जब राज्य बना था शुरुआत में काफ़ी वित्तीय कठिनाई थी, हमारे पास संसाधन की कमी थी, खासतौर से वित्तीय संसाधनों की। लगभग 2,500 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा हमारे ऊपर ऋण का दायित्व था और नेगेटिव कैश बैलेंस से हमने शुरू किया था। बिहार चुनाव का प्रचार आखिरी दौर में है और बड़े बड़े नेताओं ने बिहार में ही डेरा डाला हुआ है। शनिवार को पटना की सड़क पर अलग नजारा देखने को मिला, जब चुनावी भागदौड़ के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गोलगप्पे का स्वाद लेते दिखे। इस दौरान उनके साथ में बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी संजय मयूख और प्रवक्ता दानिश इकबाल भी थे। इस दौरान स्मृति ईरानी तो गोलगप्पे वाले को कहते हुए भी दिखाई दी कि भैया मुझे हल्का मीठा वाला दीजिए। अनिल बलूनी और स्मृति ईरानी बीजेपी के लिए बिहार में प्रचार कर रहे हैं और इन नेताओं को यह अलग अंदाज यहां पर दिखा। यहीं पर जैसे ही पता चला कि गोलगप्पे वाले का सरनेम बघेल है, तो वो बघेल जी नेताजी को थोड़ा मीठा खिलाइए कहने से भी नहीं चूकी। इस दौरान अनिल बलूनी गोलगप्पे का स्वाद लेते रहे और सियासी ब्रेक के बीच नेताओं ने हल्के फुल्के अंदाज में गोलगप्पों का स्वाद लिया। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है। मामला बीजेपी किसान मोर्चा के सोशल मीडिया सह संयोजक प्रभात कुमार का है। प्रभात कुमार ने 2022 में उत्तराखंड में अब बिहार में वोट डाला है और इसका सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट भी किया, जिसके बाद तो कांग्रेस ने मामला लपक लिया और राहुल गांधी की वोट चोरी वाले आरोप का जीता जागता सबूत करार दे दिया।
देश में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर पहले ही हंगामा है। ऐसे में बीजेपी नेता प्रभात कुमार की 2 राज्यों में वोट डालने की हरकत पार्टी के लिए मुसीबत बन गई है। बीजेपी के किसान मोर्चा में सोशल मीडिया के सह संयोजक प्रभात कुमार ने 2022 में उत्तराखंड में वोटिंग की, तो अब 2025 में बिहार जाकर वोट डाल दिया और 2 राज्यों में वोटिंग करके बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस ने तो साफ कह दिया है कि ये सबूत हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो 100% सच है। देखिए, एक तरफ बीजेपी ढकोसला करे एसआईआर का, दूसरी तरफ वोट चोरी के जो इल्जाम राहुल गांधी ने लगाए हैं और लगातार दिन प्रतिदिन सही साबित हो रहे हैं। जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, ये जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की बेशरम पार्टी को, जो लगातार लोकतंत्र का गला घोट रही है, जो लगातार लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कर रही है। अब मैं चाहूँगा उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो प्रभात कुमार पे अपनी टिप्पणी करें। विपक्ष पर हमलावर रहने वाली बीजेपी इस बार बैकफुट पर है। बीजेपी ने इसे जांच का विषय करार दिया है। आप बोल रही है, जब तक उसकी प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है मुझे इसमें कुछ कहना नहीं है। 2022 में वोट डाला कि नहीं डाला या आज बिहार में डाला, इसकी जांच होगी। जांच में अगर ऐसी स्थिति होगी तो जांच में पता लगेगा। क्या वे 2022 में उन्होंने अगर यहाँ वोट डाला है, उसके बाद अपना नाम कटवा के अपने मूल निवास पे अगर नाम ऐड किया है तो एक मतदाता का अधिकार है, किंतु अगर तकनीकी रूप से और चुनाव आयोग के जो निर्वाचन नामावली है, जो एक आचार संहिता है मतदाता के लिए, उसका अगर उन्होंने नियम तोड़ा है तो स्वयं चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा। अपनी ही पार्टी के पदाधिकारी के 2 राज्यों में वोटिंग करने से बीजेपी की मुसीबत बढ़ गई है। लिहाजा पार्टी के लिए अब प्रभात कुमार ना उगलते बन रहे हैं और ना ही निकलते। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य इन दिनों रजत जयंती मना रहा है। ऐसे में कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर इन सालों में काफी काम हुआ है। खासकर बॉर्डर इलाकों की एयर कनेक्टिविटी को लेकर आलम यह है कि चीन और नेपाल से सटे पिथौरागढ़ में बीते सालों में हवाई सेवाओं का जाल बिछा है। यह रिपोर्ट देखिए। एक दौर था जब चुनाव में हवाई सेवा का मुद्दा पिथौरागढ़ की सियासत के केंद्र में रहता था, लेकिन बीते सालों में यहां एयर सर्विस परवान चढ़ी है। आलम यह है कि पिथौरागढ़ से दिल्ली का सफर भी अब सिर्फ घंटों में तय हो रहा है। यही नहीं, पिथौरागढ़ से पंतनगर और देहरादून के लिए भी 2023 में हवाई सेवा शुरू हुई थी। ये अलग बात है कि बीते 1 महीने से इन दोनों रूट पर फ्लाइंग बिग का प्लेन उड़ान नहीं भर पा रहा। एयर कनेक्टिविटी बढ़ने से लोगों को तो राहत मिली ही है, साथ ही पर्यटन कारोबार भी बढ़ रहा है। देहरादून की कनेक्टिविटी हो, दिल्ली की कनेक्टिविटी हो, और अगर पिथौरागढ़ से अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ से हल्द्वानी हो, पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ से मुनस्यारी हो, कम से कम इस सीमांत में रहने वाले लोगों को ये सुविधा मिली है। पिछले कुछ समय में कुछ देहरादून वाली सेवा में ज़रूर व्यवधान आया है। प्लेन सर्विस के साथ ही पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर रहे हैं। यही नहीं, हेली की मदद से अल्मोड़ा और हल्द्वानी का सफर भी खासा आसान हो गया है। बॉर्डर की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नैनी सैनी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का प्लान भी तैयार हो चुका है। विस्तारीकरण के साथ ही पिथौरागढ़ से पंतनगर और देहरादून के लिए 40 और 72 सीट प्लेन उड़ाने की कवायद भी जोरों पर है। हम चाह रहे हैं कि इसमें ATR 42 और ATR 72 भी लैंड करें, और उसके लिए भी सरकार के माध्यम से इसमें निविदाएं प्रकाशित की गई हैं, और बहुत जल्दी जो भी निविदाएं प्रकाशित होंगी उसके माध्यम से देहरादून की भी सेवाएं पुनः चालू की जाएंगी। एयर कनेक्टिविटी बढ़ने से देश दुनिया में फैले पिथौरागढ़ के लोग आसानी से अपनी जमीन पर लौट रहे हैं। यही नहीं, सैलानी भी पहाड़ का कठिन सफर कुछ ही घंटों में आसानी से तय कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी का फैलता जाल बॉर्डर इलाके के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ न सिर्फ अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए मशहूर हैं, बल्कि यहाँ का खान पान भी स्वाद और सेहत का खजाना है।
उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर नैनीताल में आयोजित हुआ हिमालयन फूड फेस्टिवल, जहां स्वाद के साथ सेहत की भी भरपूर सौगात मिली। नैनीताल की मॉल रोड पर सजी हिमालयन फूड फेस्टिवल की ये रंग बिरंगी तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ी खाना अब सिर्फ पहाड़ तक सीमित नहीं रह गया है। फूड फेस्टिवल में पर्यटकों ने पहाड़ी व्यंजनों का जमकर स्वाद लिया। चुड़कानी भात, गहत की दाल, लाल चावल, ट्राउट मछली और शिकार भात जैसे पारंपरिक व्यंजनों को लोगों ने खूब पसंद किया। जो बेस्ट है, आप हिमालयन ट्राउट इसको टेस्ट करिए। इन्होंने हिमालयन ट्राउट पूरा आपको नैनी रिट्रीट वालों ने फ्राई करके दे रहे हैं। बाकी भी जो चुटकानी वगैरह है वो बहुत टेस्टी है और जो अलग अलग तरह के पहाड़ी खाने यहाँ पे बनाए गए हैं। लोगों को पता लगना चाहिए कि कितना ऑर्गेनिक और नेचर से जुड़ा हुआ पहाड़ों का खाना है और कितना ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसकी वर्कशॉप्स भी लगनी चाहिए और दुनिया को पता लगना चाहिए। तरह तरह के व्यंजनों के माध्यम से, मिलेट्स के माध्यम से, जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम अपने ही देश में पैदा किया हुआ अनाज खाएं, जिससे कि हमारा पाचन तंत्र भी व्यवस्थित रहे और साथ ही साथ हम अपनी संस्कृति और परंपरा को भी निभा पाए। इस फूड फेस्टिवल का मकसद था पहाड़ी खान पान को प्रमोट करना। आयोजकों ने न सिर्फ व्यंजन परोसे बल्कि उनके स्वास्थ्य लाभ भी बताए। कई पर्यटक तो इनकी रेसिपी जानने में भी दिलचस्पी दिखाते नजर आए। तो इसमें सबसे मेन हमारा जो इसका वो है वो ये है कि जो पहाड़ का जो व्यंजन है, खाने हैं, उनका प्रचार प्रसार करना। और यहाँ पे कई हमारे होटल वालों ने पार्टिसिपेट करा है, तो इसमें पहाड़ी खाना, पहाड़ी व्यंजनों का भरमार है। तो हम भी लोगों से कहते हैं आइए यहाँ के खाने को भी स्वाद कीजिए। बहरहाल पहाड़ का खाना स्वाद के साथ सेहत का भी खजाना है। अगर ऐसे आयोजन लगातार होते रहे तो यकीनन पहाड़ का स्वाद दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींच सकता है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। रुड़की में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, विधायक प्रदीप बत्रा सहित कार्यकर्ता शामिल रहे। उत्तरकाशी के कई गांवों में रामलीला की धूम है। लोग रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जोशीमठ में 80 करोड़ रुपए की लागत से अलकनंदा नदी के तट पर सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य शुरू हो गया। 613 मीटर लंबी सुरक्षा दीवार का निर्माण होगा। नैनीताल में कई युवाओं ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ली है। युवाओं से राज्य के मुद्दों पर लड़ने की अपील की गई है। रुद्रप्रयाग में बाईपास रोड धंस रही है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है और खतरा भी बना हुआ है। विकासनगर में एटीएस सेंटर में हंगामा हो गया। फिटनेस के लिए वाहन लाए एक व्यक्ति ने सेंटर कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उत्तराखंड में पहाड़ मैदान के बीच मचे विवाद में अखाड़ा परिषद के नेताओं ने बहकावे में नहीं आने की अपील की है। हरिद्वार में खेले गए अंडर 17 हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की टीम ने जीत दर्ज की। बागेश्वर में राज्य आंदोलनकारियों ने सम्मान समारोह का विरोध किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि पहाड़ से पलायन बढ़ता जा रहा है और जंगली जानवरों का आतंक बढ़ रहा है। पिथौरागढ़ में राज्य आंदोलनकारियों ने सम्मान समारोह का बहिष्कार किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए 8 नवंबर को ही सम्मानित किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में इन दिनों एक खास तरह की संस्कृति के दीदार हो रहे हैं और इसके रंग हैं भारत चीन नेपाल सीमा पर मौजूद सीमा के प्रहरियों की सांस्कृतिक रंग। यहां आपको इस सीमा पर मौजूद संस्कृति के साथ ही यहां के रहन सहन से लेकर खान पान हर तरह के दीदार होंगे।
ये खास रंग भारत चीन नेपाल सीमा के हैं। ये रंग जोहार की शोका संस्कृति के हैं, जो इन दिनों कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में दिख रहे हैं। वो भी 10 नवंबर तक चलने वाले जोहार महोत्सव में, जिसका आयोजन जोहार के लोग हर साल करते हैं। हल्द्वानी में जोहार महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया, जिससे कि हमारे आगामी पीढ़ी हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। जोहार से हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ आके परफॉर्म करेंगे। हमारे संस्कृति के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे जोहार की खान पान, जोहार के कल्चर, जोहार की कलाकृति, जोहार की वहाँ पर उद्योग धंधों के सब वस्तुएं हमारे स्टॉल में मिलेंगे। भारत चीन सीमा पर मौजूद जोहार घाटी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जानी जाती है। यहाँ के 12 गांव में रहने वाले शोका जनजाति के लोग भारत तिब्बत के बीच व्यापार करने वाले प्राचीन व्यापारी रहे हैं। इनका खान पान, रहन सहन और वेशभूषा इन्हें बेहद खास और अलग बनाती है। जोहार की अपनी शोका संस्कृति को देख नई पीढ़ी के बच्चे और महिलाएं भी बेहद खुश हैं। वो भी इस रंग में खुलकर घुल रहे हैं। अपने कल्चर और जोहार महोत्सव एक बड़ा मेला होता है हमारा, क्योंकि हमको वहाँ क्या कहते हैं सारे प्रोग्राम में हमारे सारे मिलन होते हैं, एक दूसरे से बाहर से मिलने आते हैं और मुलाकात भी होती है और हमारा प्रोग्राम भी होता है। और कल्चर से हम अपने ड्रेस में आए हैं और बहुत अच्छा लगता है हमको ये जोहार महोत्सव। यहाँ पे जोहार महोत्सव होता है हर साल, तो मैं अपने कल्चर की ड्रेस पहन के आई हूँ। मैं यहाँ अपना कल्चर देखने आई हूँ। ट्रेडिशनल चीज़ें पहन रखी है, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। ये नृत्य छे, ये मांगटिक छे, ये गलोबंद छे, ये मूंगमाल छे, ये घोगर छे, ये कोमल छे, ये ओंगर छो, ये पगर छो, ये पोंच छो। जाहिर है बच्चों का ये उत्साह जोहार घाटी में सदियों से मौजूद इस संस्कृति के लिए बेहद अच्छा संकेत है। ऐसे में इस महोत्सव के बीच तकरीबन 80 साल के इन बुजुर्ग का ढोल दमों की थाप पर शानदार करतब जोहार महोत्सव की सफलता की कहानी को बयां कर रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।